जय हिंद दोस्तों, एडुटेरिया के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खुशी है कि हमारे यूट्यूब पर 900 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और लगभग 65,000 व्यूज हो चुके हैं। 64,000 कुछ व्यूज हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द ही 1,000 सब्सक्राइबर और 1 लाख व्यूज होंगे। और इसी खुशी में आज हमने देखा कि जो है अपने YouTube चैनल का एनालिसिस किया, तो उसमें देखा कि जो हिस्ट्री से संबंधित वीडियो हमने बनाई थी उसमें काफी अच्छा रिस्पांस आया है, लोगों को काफी अच्छी पसंद आई है और अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। इसी को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि अब हिस्ट्री से संबंधित ही वीडियो डेली आएंगी या एक दिन गैप करके आएंगी और कोशिश करूंगा कि कुछ करंट की भी क्लासेस प्रोवाइड की जा सके। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैंने देखा कि जो बौद्ध धर्म है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं और विभिन्न एग्जामों में पूछे गए, और उसमें जो कंफ्यूजन पैदा करती है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है स्टूडेंट्स के माइंड में, वह यह है कि बौद्ध महासंगीतियां, जो जब महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ या अपनी भाषा में कहें जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद जब वो कुछ शासक थे उन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग्स बुलाई, कई सारी मीटिंग्स हुई और बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई। तो उन मीटिंग्स को हम संगीतियां कहते हैं और वह फाइनली 4 हुई। आपको भी पता होंगी शायद, और अगर नहीं पता है तो पता चल जाएंगी। ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल आसान तरीके से दूर हो जाएगी, बिल्कुल ट्रिक से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग याद करेंगे और इससे बनने वाले छोटे छोटे पॉइंट भी पढ़ेंगे। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कॉपी और पेन लेकर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह नोट करेंगे ताकि आपको जो है भविष्य में काम आ सके। आप 483 ईसा पूर्व जब महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ, तो उसके बाद कुछ शासक थे, उन्होंने जो है ये कहा कि चलो अब मीटिंग कर लेते हैं इस धर्म को, ताकि ये रुकने ना पाए, छुपने ना पाए या दबने ना पाए, क्योंकि उसका लीडर तो अब नहीं रहा। और महात्मा बुद्ध जी काफी ज्ञानी पुरुष थे। तो उसी संबंध में जो है पढ़ते हैं कि जो पहली मीटिंग हुई वह 483 में हुई। ये पहली मीटिंग है 483 बीसी। बीसी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बिफोर क्राइस्ट। बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे, जो जीसस क्राइस्ट थे उनसे पहले का जो समय था उसे हम बीसी में लिखते हैं। जैसे जो है ये और उल्टी नंबरिंग चलती है, यानी 483 फिर 482 481 ऐसे आएगा, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे 483 फिर 383, जबकि ये बाद में हुई है। तो ऐसे ही है, क्योंकि जो ईसा मसीह थे उनसे पहले के जो समय था उसे बीसी में लिखा जाता है। अगर उनसे 1 साल पहले कोई कार्य हुआ या 2 साल पहले कोई कार्य हुआ तो 2 ईसा पूर्व लिखा जाता था। 3 साल पहले लिखा गया तो 3 ईसा पूर्व लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था। तो जो 483 पहली हुई, जो 483 बीसी में, जो दूसरी हुई यह 383, तीसरी 248, 249 और कहीं कहीं पर तो 250 भी मिलता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और आपको इसके आसपास का ही मिलेगा, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथी हुई, लास्ट हुई, वह पहली शताब्दी में हुई। प्रथम शताब्दी में जो लास्ट संगीति हुई वो पहली शताब्दी में हुई, 78 ईस्वी में, यानी ईसा मसीह के जन्म के साथ हुई, उसी शताब्दी में हुई। और यह कहां पर हुई? तो पहली जो हुई वह राजगृह में हुई। राजगृह आपको पता होगा, मगध एक शक्तिशाली राज्य था उस समय, और मगध जो है वहां के लोग, शासक जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट थे, क्योंकि उनके पास एक अच्छे सलाहकार थे और बहुत अच्छी तरीके से वहां एक शक्तिशाली साम्राज्य था उस समय 16 महाजनपदों में से। तो जो राजगृह था, अब राजगृह से कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। जैसे राजगृह को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? राजगृह को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे गिरवज्र के नाम से भी जानते हैं। गिरवज्र के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर राजगृह न देकर गिरवज्र दे दिया जाता है, जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे या नोट कर लेंगे, राजगृह ऐसे गिरवज्र भी कर लेंगे जहां पर नोट करेंगे। तो और इसको एक और पूछा जाता है यहां से पॉइंट
कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर किसे कहा जाता है? तो यह भी यही होगा, राजगृह। राजगृह को ही कहा जाता है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर। तो यहां पर उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट और ये एडी में लिखा जाता है, इसको आफ्टर क्राइस्ट कहा जाता है। और इसके अलावा जो राजगृह है, राजगृह में पहली मीटिंग आयोजित की गई और राजगृह को 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर भी कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम गिरिवज्र भी है। जो इसके अलावा दूसरी मीटिंग हुई वह हुई वैशाली में। वैशाली जो कि वज्जी की राजधानी थी। वज्जी जो महाजनपद था, आपने पढ़ा होगा, उसकी राजधानी थी वैशाली। लेकिन जो है वैशाली में जो उस समय तक जब यह सेकेंड मीटिंग हुई, उस समय तक यह जो है वज्जी में नहीं थी, क्योंकि वज्जी जो था वह मगध में ही सम्मिलित हो चुका था। और अच्छा, वज्जी के जो लोग थे वह बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वहां पर ऐसे कोई बढ़ ही नहीं सकता था। इसलिए एक वत्सकार नाम का शख्स था जिसने जिसने फूट डाली थी वज्जी राज्य में और यह धोखे से मगध में मिला लिया गया था, धोखा देकर के। और जो तीसरी मीटिंग हुई वह हुई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई तीसरी मीटिंग। अच्छा, पाटलिपुत्र मगध का ही एक शहर था जिसको किसने बसाया था? पाटलिपुत्र। तो एक सेकेंड, जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? शायद आपको पता हो और लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो यह था उदयन ने। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। हालांकि यह उदयन कौन था? तो उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन ये अजातशत्रु का पुत्र था और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। हालांकि यह पाटलिपुत्र नगर बसाने की इच्छा जो थी वह अजातशत्रु की थी। अजातशत्रु चाहता था कि हम पाटलिपुत्र की स्थापना करें, लेकिन यह इच्छा वह पूरी न कर सका और इसको आगे चलकर उसके पुत्र उदयन ने की थी। और आपको पता भी होगा कि उदयन किस वंश का शासक था। तो उदयन जो था वह हर्यक वंश का शासक था और अजातशत्रु भी हर्यक वंश का शासक था। इसके अलावा इसको पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है हर्यक वंश को। तो आप याद रखेंगे कि पितृहंता वंश आप नोट कर लें जरूर, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर। तो पितृ ऐसे करके आप लिख लेंगे तो याद रहेगा, पितृहंता वंश या हर्यक वंश। तो एक ही बात है, पितृहंता और हर्यक एक ही बात है। इसके अलावा जो चौथी मीटिंग्स हुई वह कुंडल वन में हुई। कुंडल वन कहां पर है? तो यह कश्मीर में है। अच्छा, उस समय जो ये तो स्थान हमने बता दिए। अब उस समय कोई राजा भी ये था जो जिस राजा ने अपने खर्चे पर ये मीटिंग्स आयोजित की थी, तो वह पहले शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का एक शक्तिशाली शासक था और अजातशत्रु जो थे ये महात्मा बुद्ध जी के साथ मीटिंग किया करते थे। इनके पिताजी भी मीटिंग किया करते थे। लेकिन अजातशत्रु ने जब शासन करना शुरू किया तो उसके 8 साल बीत चुके थे। जब 9वां साल स्टार्ट हुआ तो उस समय 483 बीसी का समय चल रहा था और इसी समय महात्मा बुद्ध जी का जो है मृत्यु हो गई, या उनकी भाषा में कहें तो महापरिनिर्वाण हो गया। और इसके बाद अजातशत्रु ने कहा कि ऐसा नहीं, बड़े ही ज्ञानी पुरुष थे वह तो, और चले गए। इसलिए इस धर्म का पतन न होने पाए तो बड़े बड़े जो उसके बुद्धिमान लोग थे, उस धर्म के बारे में जो अच्छी जानकारी रखते थे, उनसे मीटिंग्स की गई। और मीटिंग्स में ये पता चला कि जो है एक संगीति आयोजित की जाए ताकि जो है इसका प्रचार प्रसार हो सके और धर्म का पतन रुक सके। और अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध जी की जो मीटिंग्स की तस्वीरें हैं वह भी आप देख सकते हैं एलोरा की गुफा में।
एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें ये है चित्र दर्शाए गए हैं, पत्थरों से जो उकेरा गया है। और उसमें जो है एलोरा की गुफा जो है वह किसने बनवाई, तो जो है गुप्त वंश में बनी। ये भी ध्यान रखेंगे आप, एलोरा की गुफाएं जो थी वो गुप्त वंश में बनी। इसके अलावा जो दूसरी मीटिंग थी वह थी कालाशोक के शासनकाल में। दूसरी मीटिंग्स जो हुई वह कालाशोक के शासनकाल में हुई। कालाशोक ये दो नाम है, एक नाम नहीं है कालाशोक, ये दो नाम है, काला अशोक। यानी जो अशोक था वह बहुत ही काला था, इस वजह से उसको कालाशोक कहा जाता है। इसके अलावा एक नाम मतलब बहुत ही काला था वह जो है, इसलिए उसे कालाशोक कहा गया। इसके अलावा एक और भी नाम मिलता है इसका, काकवर्ण। यहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जो कालाशोक है इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे वह है नाम क्या है, तो काकवर्ण, यानी कौवे जैसा काला। कौवे जैसा काला इसका था, ये था। और जो तीसरी मीटिंग हुई वह अशोक महान के समय में हुई। अशोक महान से आप परिचित होंगे, जो अशोक महान सम्राट था उसके शासनकाल में यह तीसरी मीटिंग अशोक ने आयोजित की। हालांकि इससे कई लोग ऐसे बताते हैं कि यह 99 भाइयों को मार के जो है 125 शख्स था, लेकिन ऐसा जो है कई किताबों में यह भी मिलता है कि लास्ट में वह अपने जीवन जो है बहुत परिवार के साथ बहुत खुशी से बिता सका। और इसके अलावा ये जो अशोक महान था इससे आप परिचित होंगे कि ये पहले तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से करता था। अपनी गद्दी पर बैठने के 8 साल तक लगातार बहुत अच्छी तरीके से शासन करता रहा। लेकिन जब 9वां वर्ष शुरू हुआ तो उस समय एक युद्ध होता है, वह होता है कलिंग का युद्ध। आप परिचित होंगे कलिंग का युद्ध। उस युद्ध ने जो है ऐसा बदल दिया इसको कि उसके बाद अपने जीवन में वैसा कोई युद्ध नहीं लड़ा या युद्ध लड़ने की हिम्मत इसकी नहीं हुई। और इस धर्म को यूं कहें तो वहीं से जो है ये मुड़ता चला गया। और फाइनली इसका जो अंतिम शासक होता था मौर्य वंश का, वह था चंद्रगुप्त मौर्य था। और उसके बाद यह अशोक था। और इसी वंश का लास्ट जो शासक था वह था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या उसी का जो मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, उसने हत्या कर दी थी। और इसकी नींव देखी जाए तो यहीं से पड़ी थी, क्योंकि अशोक ने जो है युद्ध न लड़ने का फैसला कर लिया था। क्योंकि कलिंग के युद्ध में लाखों लोग, करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5-2 लाख के करीब जो है घायल भी थे। अच्छा, कलिंग कहां पर है यह भी पूछा जाता है कि कलिंग कहां पर है वर्तमान समय में। तो ये उड़ीसा राज्य में है कलिंग। और उड़ीसा में जो है दया नदी का जो क्षेत्र पड़ता है उसके आसपास का जो है इलाका कलिंग क्षेत्र कहलाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो चौथी मीटिंग हुई वह हुई कनिष्क के राज दरबार में। कनिष्क जो था यह कुषाण वंश का एक शासक था, काफी प्रतापी शासक था। और ये इंडियन तो नहीं था, नॉर्थ इंडिया के एक शासक था, लेकिन यह इंडिया का रहने वाला नहीं था। इसके जो पूर्वज थे वह विदेशी थे। और इसके दादा जो पिताजी थे उनका नाम सुना होगा आपने, विम कडफिसेस। विम कडफिसेस था जो सिक्कों के लिए फेमस है। और इसके अलावा इसके दादाजी थे कुजुल कडफिसेस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कडफिसेस था, जबकि उसका प्रतापी शासक कनिष्क था। ये भी जो है ये काफी फेमस था। इसके दरबार में काफी अच्छे वैज्ञानिक और विद्वान थे उस समय। और ये इसके जो दादाजी थे कुजुल कडफिसेस, वह हिंदुस्तान की जो हिंदुकश पर्वतमाला है, हिंदुकश पर्वतमाला के उस तरफ तक थे, वहां तक शासक करते थे। और कब शासक करते थे, कब की बात है, तो यह ईसा मसीह जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके जन्म से 15 साल बाद, यानी 15 एडी में, 15 एडी के समय इसके जो दादाजी थे कुजुल कडफिसेस, वह वहां पर शासन करते थे हिंदुकश पर्वतमाला के उस तरफ। जब उसका पुत्र विम कडफिसेस हुआ तो वह हिंदुकश पर्वतमाला से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ चुका था, काफी क्षेत्र घेर चुका था। तो इसका बाप कुजुल कडफिसेस, इसका कनिष्क का बाप विम कडफिसेस हिंदुकश पर्वतमाला के इस तरफ आ चुका था। और फाइनली 78 ईस्वी आप देख रहे हैं, 78 एडी तक कनिष्क जो है गद्दी पर बैठ चुका था। और इसका क्षेत्र नॉर्थ इंडिया तक हो चुका था, काफी लंबा क्षेत्र हो चुका था, काफी विशाल साम्राज्य हो चुका था। क्योंकि इसकी 2 राजधानियां देखने को मिलती हैं इतिहास में।
और वह दो राजधानियां कौन कौन सी हैं, तो पुरुषपुर और दूसरी मथुरा। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पुरुषपुर किसके शासनकाल की राजधानी थी, तो कनिष्क की थी। और पुरुषपुर कहां पर है, तो यह वर्तमान समय में पाकिस्तान राज्य पाकिस्तान कंट्री में है। और जो है ये जो है अब इस समय पाकिस्तान में इसे पुरुषपुर को पेशावर के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा, यहां से एक पॉइंट और भी पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध जी की जो मूर्तियां बनती हैं वह किस शैली में बनती हैं, तो बता दें कि जो अधिकतर शैलियां मूर्तियां हैं वह गांधार शैली में बनती हैं। महात्मा बुद्ध जी की जो अधिकतर मूर्तियां थी वह गांधार शैली में थी। लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया कि महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वह किस शैली में बनाई गई, तो बता दें कि जो पहली मूर्ति है वह इसी चौथी बौद्ध महासंगीति के दौरान ही बनाई गई। काफी आदमकद में थी, काफी ऊंची मूर्ति थी और यह जो पहली मूर्ति थी यह मथुरा शैली में बनाई गई। ध्यान रहे कि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई, जबकि अधिकांश मूर्तियां महात्मा बुद्ध की गांधार शैली में होती हैं। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन एक बार नहीं, आप 2 बार इस वीडियो को देखें। एक बार देख रहे हैं और इसके बाद 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद या तुरंत ही 2 बार लगातार वीडियो देखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहती है तो आप जो है, कंफ्यूजन नहीं आती, वैसे भी रिकॉल करते रहना चाहिए 20-20 में। तो 2-4 दिन बाद या हफ्ते बाद जब भी आप चैनल पर विजिट करें तो पुरानी वीडियोस को देखें, वहां तक देखें कि कौन सी वीडियो हमें समझनी है, किस वीडियो पर देखना चाहिए। दोस्तों, यहां से बहुत ज्यादा पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ये तो आप दिमाग में बिल्कुल बसा लें। और यहां से जरूर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर जो है छोटे मोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, सुपर टीटी हो गई, एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, ऐसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं यहां से। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो शासक थे इन्होंने तो मीटिंग्स आयोजित करने के लिए अपनी तरफ से खर्च किया, लेकिन इनको इस धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, मतलब फुल विशेषज्ञ तो थे नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस धर्म का जो विशेषज्ञ की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वह कुछ तो बताएगा, अपने धर्म के बारे में गहन अध्ययन करवाएगा। तो ऐसी समय में एक जो ज्ञानी पुरुष थे उनको बनाया जाता था अध्यक्ष, उनको बनाया जाता था अध्यक्ष। तो जो पहली मीटिंग थी उसमें बनाया गया महाकश्यप को अध्यक्ष। पहली मीटिंग में महाकश्यप थे, इनको महाकश्यप भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। और जो दूसरी मीटिंग हुई 383 बीसी में वैशाली में हुई, यह वज्र की राजधानी थी, लेकिन जब यह मीटिंग हुई उस समय यह मगध की राजधानी बनी। कालाशोक के शासनकाल में, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है क्योंकि कौवे जैसा काला था, जिसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। और शुभकामी के समय में हुई, शुभकामी या इसे सर्वकामी भी कहा जाता है। अगली जो मीटिंग हुई तीसरी, वह मोगलीपुत्र तिस्य के समय में हुई। यह काफी इंटेलिजेंट थे और अशोक के समय में हुई। अशोक इनसे काफी प्रभावित था और इसी ने इनको दीक्षा दी थी। अच्छा, चौथी मीटिंग जो थी इसमें 2 नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, वसुमित्र और अश्वघोष। तो वसुमित्र जो थे ये अध्यक्ष थे, अश्वघोष जी जो थे ये उपाध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि चौथी मीटिंग के उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष किस पद पर थे, तो ये उपाध्यक्ष वहां पर थे। अच्छा, अश्वघोष से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने एक अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित जिसे अश्वघोष के नाम से जाना, अश्वघोष ने लिखी। और बुद्ध चरित को किस नाम से जाना जाता है, तो वहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है। ऑप्शन कई सारे होते हैं, वहां आपको बुद्ध चरित टिक करना होता है क्योंकि बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अच्छा, कनिष्क के दरबार में एक और मतलब काफी विद्वान पुरुष थे जिनका नाम था नागार्जुन। तो नागार्जुन जो शून्यवाद के प्रतिपादक थे, वह भी इस धर्म में काफी अपना झुकाव रखते थे। और नागार्जुन जी जो थे उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी और इस धर्म से संबंधित एक पुस्तक लिखी, मध्यम कारिका। मध्यम कारिका पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किसने लिखी, तो नागार्जुन ने लिखी, नागार्जुन ने लिखी। और दोस्तों, नागार्जुन से 1-2 पॉइंट बता देते हैं आपको कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किससे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता था। और इन्होंने चीन में जाकर, एक चीनी पुस्तक है उसमें मिलता है ब्यौरा कि चीन में नागार्जुन ने जाकर बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार भी किया था। इसके अलावा जो चीनी यात्री